आइए अब शुरुआत करते हैं खबर पक्की है की खबरें विस्तार से आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई खबर की, जहां से पाकबड़ा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झूठी शान की खातिर परिवार की लाडली अपनी जान से हाथ धो बैठी। रक्षाबंधन पर जो भाई उसकी रक्षा करने का वचन देते थे वही कातिल बन बैठे। तस्वीरें आप देखिए, जहां प्रेमी जोड़े की हत्या की खबर से हड़कंप मच गया है। दरअसल ये जो वारदात है वो 18 जनवरी की बताई जा रही है। प्रेमी जोड़े की हत्या का आरोप युवती के भाइयों पर ही लगा है। दोनों की हत्या करने के बाद सबूत छिपाने के लिए आरोपियों ने गांव से दूर शव को दफना दिया। इस हत्याकांड के पीछे की वजह अरमान और काजल का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वारदात वाले दिन अरमान काजल से मिलने के लिए गया था और उसके बाद युवती के परिजनों ने उन्हें देख लिया था और उसके बाद खूनी खेल को अंजाम दिया गया। वारदात पाकबड़ा थाना क्षेत्र के सब्जीपुर गांव की है। 2-3 दिन तक जब अरमान का कोई पता नहीं चला तो उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस पर हिला हवाली का भी यहां पर परिजन आरोप लगाते नजर आए। तफ्तीश के दौरान शक होने पर पुलिस ने युवती के 2 भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और सच्चाई पता चलने के बाद दोनों के शव को भी बरामद कर लिया गया है। तो यहां मुरादाबाद से यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि युवती के जो दोनों भाई हैं उन्हीं के ऊपर हत्या का आरोप है और जानकारी ये भी मिल रही है कि दोनों ने अपनी हत्या की जो ये पूरी वारदात रची उसका जुर्म भी कबूल कर लिया है। काजल और अरमान के बीच में प्रेम संबंध था जो कि युवती के परिजनों को नागवार गुजरा। वगैरह पता चला है कि उनकी तरफ से तहरीर भी दी गई थी। कुछ छानबीन से ये पता चला कि दोनों का मर्डर कर दिया गया है। उस छानबीन में शायद बॉडी भी बरामद हुई है। बाकी जानकारी पुलिस वाले को ले रहे हैं। जांच की गई तो इसमें ये विदित हुआ कि ये दोनों में से युवक और युवती एक दूसरे से परिचित रहे हैं और इस संबंध में जब गहनता से जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान का, जो कि मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, फिलहाल पुलिस की जो तफ्तीश है वो कहां तक पहुंची है? दोनों भाइयों को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। अब तक की कार्रवाई के बारे में बताएं। देखिए, जो घटना हुई है वो रविवार रात की है, पाकबड़ा थाना इलाके की। और जब दूसरे दिन उसका स्विच ऑफ आया जो अरमान था तो उसके घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। उसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो जो लड़की थी प्रेमिका, उसके घर वालों पर उनको शक हुआ और उसकी वजह से जब उससे कड़ाई के साथ पूछताछ की तो उसके भाइयों ने बताया कि दोनों को घर में जो है परिवार वालों ने पकड़ लिया था और उनका जब विरोध हुआ तो उसमें हत्या करने के बाद दोनों को लगभग 2 किलोमीटर दूर एक जंगल में दबा दिया गया था। तो युवती के दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और दोनों के शव बरामद करके उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और जो लड़के का शव है उसका भी अंतिम संस्कार करा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो इज्जत की खातिर ये हत्या हुई है तो युवती के जो भाई हैं उनको ये पसंद नहीं था क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे। तो इस वजह से परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर के खुश नहीं थे और उन्होंने इसी वजह से अपनी बहन की भी हत्या की है और जो आरोपी है जो प्रेमी है उसकी भी हत्या की है। तो गांव में काफ़ी पुलिस फोर्स लगा दिया गया है क्योंकि अलग अलग समुदायों का मामला है और जो पुलिस है, पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इस घटना में कौन कौन शामिल थे उसकी भी जानकारी जो है की जा रही है। तो ये जो ऑनर किलिंग का मामला है इसकी वजह से माहौल जो है इलाके में वो गर्म हो गया। इसकी वजह से पीएससी लगाई गई है और पुलिस के जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो लगाई गई है गांव में। तो फिलहाल शांति जो है वो कायम है इलाके में। जी ठीक, उबैदुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे पटना में नीट की छात्रा की मौत मामले की, जिसको लेकर शासन प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में है और लापरवाही को लेकर लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है सामने। छात्रा के परिवार का एसआईटी पर बड़ा आरोप, एसआईटी पर परेशान करने का यहां परिजनों ने आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बिहार पुलिस लगातार दबाव बना रही है, एसआईटी की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार की तरफ से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। तो एक नया मोड़, एक नया खुलासा
पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में छात्रा के परिवार ने एसआईटी पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी पर परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। साथ ही एसआईटी पर यह आरोप लगाया गया है कि जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर तो गलत रिपोर्ट दिया ना सर, तो पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको गलत सिद्ध कर दिया, लेकिन उस पर कहाँ कुछ संज्ञान ले रहे हैं। एक ही बतिया को बार बार 4 दिन से हम लोग दे रहे हैं। अरे हम लोग तो जो बात है वही ना कहेंगे, वही बतिया के 4 दिन से लगातार चौथा दिन हम लोग है। हमको लगता है जांच की दिशा को मोड़ा जाएगा, तब तो इतना हम लोग पर प्रेशर डाला जा रहा है। 4 दिन से लगातार परिवार के सदस्य से 2-2 घंटा 4-4 घंटा पूछ रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। नहीं लग रहा है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। दोषी को सख्त से सख्त सजा हो, वो भी दोषी इसमें है। अब जांच कर रहे हैं, जांच करके उसको निष्पक्ष लाइए। तो देखिए, पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल भी जांच पर लगातार परिवार उठा रहा है। इस बीच पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी को कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि लंबे समय से नींद की दवाएं छात्रा के द्वारा ली जा रही थी। 27 दिसंबर को जहानाबाद से 6 पत्ते नींद की दवा खरीदी गई। पिता के सामने ही छात्रा ने ये नींद की दवाओं को खरीदा था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। दरअसल 5 जनवरी को पटना लौटी थी छात्रा और 6 जनवरी को हॉस्टल के अंदर बेहोशी की स्थिति में वो मिली थी। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा जांच के लिए पटना एम्स भेजा गया है, क्योंकि पीड़ित परिजनों की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर भी सवाल यहां खड़े किए जा रहे थे। हम पटना में शंभू हॉस्टल के ठीक बाहर मौजूद हैं। नीट छात्रा इसी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस पूरे मामले में जो है एसआईटी की जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, हम आपको शंभू हॉस्टल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, एसआईटी की टीम जो है उसको जांच के दौरान जो है अहम सुराग हाथ लगे हैं। कल टीम जो है जहानाबाद पहुंची थी छानबीन के लिए। छात्रा जो है जहानाबाद की ही रहने वाली थी। जांच में सामने आया है कि वह लंबे समय से नींद की दवा का सेवन कर रही थी। सूत्रों के अनुसार 27 दिसंबर को छात्रा अपने माता पिता के साथ 4 पहिया वाहन से सड़क मार्ग के जरिए इस हॉस्टल से पटना से जहानाबाद गई थी। इस दौरान जहानाबाद में एक मेडिकल स्टोर से छात्रा ने अपने पिता की मौजूदगी में नींद की दवा खरीदी थी। दवा का भुगतान छात्रा ने ऑनलाइन माध्यम से दुकानदार को किया था। उसने एंटी डिप्रेशन की गोली 6 पत्ता खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार यह बात उसके परिजनों को भी पता है। एसआईटी उस दवा के बैच नंबर की मदद से जहानाबाद स्थित दवा दुकान तक पहुंच गई है। जांच में इसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। फिलहाल एसआईटी की टीम मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जो है वो गहनता से जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्रा की मौत जो है वो कैसे हुई। तो देखिए, नीट छात्रा की मौत के बाद लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जांच में कोताही बरती गई। कहा यह भी जा रहा है कि नींद की दवा ज्यादा लेने की जांच में भी लापरवाही बरती गई है। तो पटना में छात्रा की मौत की जांच में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर अब उठ रहे हैं। साथ ही यहां पर पीड़ित परिजनों की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही ये भी खुलासा कहीं ना कहीं हो रहा है कि छात्रा के द्वारा जो नींद की गोलियां हैं और एंटी डिप्रेशन की जो गोलियां हैं वो खरीदी गई थी। ड्रग ओवरडोज पता करने के लिए जरूरी जांच नहीं की गई, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में तय मानकों का पालन नहीं हुआ और एक ही लैब में बार बार जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव आती रही। यानी कि जिस लैब में एक बार जांच हुई और उससे जब संतुष्टि नहीं हुई तो उसी लैब में दोबारा सैंपल को भेज दिया गया जांच के लिए। यह भी एक बड़ा सवाल है। यहां पर पटना में छात्रा की मौत की जांच में प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया है और जांच में जो तय मानकों का पालन होना चाहिए था उनको भी नहीं देखा गया। तो वहीं देखिए, पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस की एफआईआर में छात्रा के साथ दुष्कर्म का जिक्र नहीं है, जबकि जो छात्रा के परिजन है वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि छात्रा का रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। यहां पर पीड़ित परिजनों की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा था कि छात्रा के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही, एक नया मोड़ आ गया है कि पुलिस की एफआईआर में छात्रा के साथ रेप का कोई जिक्र नहीं है, दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं है। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा एक नई दिशा में इस पूरे मामले को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि यहां पर
जो जिम्मेदार है छात्रा की मौत का वो कौन है? पुलिस के ऊपर भी कई सवाल यहां पर पीड़ित परिजनों ने उठाए हैं। ऐसे में कौन है असली जिम्मेदार, कौन है आरोपी, इसका पता लगाने की कोशिश एक तरफ पुलिस कर रही है, दूसरी तरफ पीड़ित परिजन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक और एफआईआर अब दर्ज कर ली है। दूसरी एफआईआर में 5 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। आरोपी बिल्डर अभय कुमार का नाम भी इस दूसरी एफआईआर में दर्ज किया गया है। तो वहीं युवराज का हादसे से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने सीसीटीवी सामने आया है एक नया युवराज का, जिसमें युवराज एक बार में बैठा हुआ नजर आ रहा है। उन्हें दावा किया जा रहा है नोएडा में कोहरे की वजह से हुए हादसे में जिस तरह से युवराज की मौत हुई, उसके बाद सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हुए, खासतौर से नोएडा अथॉरिटी पर, जिसकी लापरवाही से युवराज की मौत के आरोप लग रहे हैं। तो वहीं इस मामले की जांच में जुटी एसआईटी की टीम आज फिर से घटनास्थल का दौरा कर सकती है, जहां पर एक बार फिर इस हादसे का जो सीन है वो रिक्रिएट किया जा सकता है। ये बड़ी खबर मिल रही है। मामले को लेकर अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। घटनास्थल पर किसी को जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है, ताकि जब एसआईटी की टीम मौके पर पहुंचे तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वहीं जिस जगह पर हादसे की वजह से युवराज की जान गई, वहां पर आज एसआईटी एक बार फिर से जांच करने के लिए जाने वाली है और इस दौरान सीन रिक्रिएशन भी हो सकता है। मौके पर क्या कुछ हो रहा है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी गठित हुए आज 4 दिन हो गए हैं और लगातार एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किस किस की लापरवाही रही, इस मामले की भी जांच हो रही है। और आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी एसआईटी टीम मौके पर पहुंचेगी और यहां से जो साक्ष्य हैं उन्हें भी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि एसआईटी टीम यहां पर पहुंचकर सीन रिक्रिएशन का भी कार्य कर सकती है। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। भारी तादाद में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है और साथ ही जो स्पॉट है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड किया गया है ताकि जो आम जनता है वो अंदर ना जा सके। यानी आज सभी को जो घटना स्थल है वहाँ पर जाने से पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी लोगों की यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन आज यहाँ पर आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा। सिर्फ यहाँ पर पुलिस के जवान ही आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जब एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, जांच करेगी तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट नज़र आ रहा है। तो देखिए, इंजीनियर युवराज की मौत मामले में नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही के बड़े आरोप लग रहे हैं और इसके बाद अब सड़क के किनारे मौजूद गड्ढों को भरने का काम भी शुरू कर दिया गया। साथ ही झाड़ियों को भी हटाने का काम अब किया जा रहा है। क्या कुछ वहां पर हो रहा है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही के आरोप लगे, जिसके बाद आज नोएडा प्राधिकरण हरकत में आया है और घटना स्थल के पास जो सड़क के किनारे गड्ढे थे उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। जो झाड़ियां थी उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर नोएडा प्राधिकरण के जो बुलडोजर हैं वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बड़ा सा गड्ढा था जिसे बाहर से मिट्टी ला करके भरा गया है और ये जो पूरा एरिया है उसे क्लीन किया जा रहा है, झाड़ी मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि जो झाड़ियां यहाँ पर उगी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर हादसे होते थे उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार प्राधिकरण पहले क्यों नहीं जागा, पहले इन गड्ढों को क्यों भरने का काम नहीं किया, जो झाड़ियां यहाँ पर थीं उन्हें हटाने का काम क्यों नहीं किया गया। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह से ही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, गड्ढे को भरवाने का काम कर रहे हैं, जो झाड़ियां हैं उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब प्राधिकरण हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए कई बार ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार
जब घटना हो जाती है, जब वारदात हो जाती है, तो उसके बाद ही जो संबंधित विभाग हैं वो क्यों जागते हैं। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। और देखिए, नोएडा में इंजीनियर की मौत के बाद लापरवाही की अनंत कहानियां सामने आ रही हैं। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस वारदात की रात युवराज को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की जो टीम मौके पर पहुंची थी उसे तैरना तक नहीं आता था। एबीपी न्यूज के हाथ 19 जुलाई 2023 की एक चिट्ठी लगी है जिसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को तैराकी की ट्रेनिंग दिए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं कराई गई। नोएडा में इंजीनियर की मौत को लेकर ये एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को तैरना तक नहीं आता था। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को तैरने की ट्रेनिंग यानी कि स्विमिंग की जो ट्रेनिंग है वो नहीं दी गई थी, जबकि 2023 में स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए आदेश भी दिया गया था, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, आज एसआईटी की जांच किस प्रकार से होगी वो बताइए। घटना स्थल पर जाएगी एसआईटी की टीम, सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। दूसरा एक बड़ा अपडेट ये है कि जो बचाव के लिए पहुंची थी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की टीम, उनको तैरना तक नहीं आता था, जबकि उन्हें स्विमिंग ट्रेनिंग के आदेश दिए गए थे। ये बड़े खुलासे हो रहे हैं अब एक के बाद एक करके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से युवराज की मौत हुई और उसके बाद जो सवाल खड़े किए गए, जो संबंधित विभाग हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगे वो काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई और जिस तरीके से एक आदेश आज निकल के सामने आया है कि जिसमें साफ तौर से कहा गया कि जो फायर विभाग है वहां पर जो जवान मुस्तैद हैं उन्हें स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाए ताकि अगर मौके पर उन्हें तैरने की जरूरत पड़े तो वो तैर सके। लेकिन 2023 में शासन की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया। एडीजी ने खुद पूरे प्रदेश के जो सीएफओ हैं उनको ये ऑर्डर दिया कि उनके विभाग में जो भी कर्मचारी नियुक्त हैं उन्हें स्विमिंग की ट्रेनिंग 1 महीने की दी जाए और उसके बाद इस पूरे स्विमिंग कार्यक्रम से प्रशासन को अवगत भी कराया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये ऑर्डर 2023 में आया था और 2026 चल रहा है, लेकिन अभी तक जो फायर के जवान हैं गौतम बुद्ध नगर में उन्हें स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं दी गई। यही वजह है कि जब सवाल है जो कि बलराम खड़े हो रहे हैं। आप अपडेट्स आपसे आगे हम लेते रहेंगे, नजर आप बना के रखिएगा। फराल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, शंकराचार्य के समर्थन में एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं आप। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। नोएडा में जो हमने देखा कि एक 27 साल के युवक की 3 दिन पहले जान चली गई थी, अब प्रशासन द्वारा एक जिसमें बताया जा रहा है कि वो पार्टी करके निकला था शराब के नशे में। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। सच्चाई तो ये कि आप लोगों को वीडियो चलाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो और घटना हो ना ऐसी जगह पर, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सर, सीजीएम को जिस तरह से ट्रांसफर किया गया संभल में विभांशु सुधीर को, उसके बाद कल देखा वकीलों ने काफ़ी रोष जाहिर किया और अपना विरोध जताया कि इस तरह से उनको ट्रांसफर कर देना गलत है। इसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, देश के बुद्धिजीवी इसकी बात को संज्ञान में लेंगे। और सच्चाई थोड़ी ट्रांसफ़र होती है, सच्चाई को कैसे आप ट्रांसफ़र कर लोगे? मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। अब कई आपके मान लें पूंजीवादी हावी हो रहा है तो आपके चैनल भी तो पूंजीवादियों के हाथ में जा रहे हैं। तमाम चैनल हैं जो पूंजीवादियों के हाथ में चले गए। तो जब पूंजीवादी हावी होगा तो हम समाजवादियों की ये चिंता होगी कि समाजवादी आंदोलन कैसे बढ़ाएं आगे।
जनेश्वर मिश्र जी, नेताजी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाएं। लोगों की जान और किसान की जान, गरीब की जान और हम सब की जान तभी बचेगी जब तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर उन्होंने अपना बयान दिया है और सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के दतिया में बदमाश किस कदर बेखौफ हो चुके हैं उसकी दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी की सामने आई है जिन्हें जमकर पीटा गया है और उसकी तस्वीरें देखिए बदमाशों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी, वायरल हो रही है ये तस्वीरें। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं एक नाबालिग युवक की सामने आई है जिसमें वो बाइक पर तमंचा लहराता हुआ नजर आया। पहला मामला बड़ौनी इलाके से सामने आया है जहां पर बीएसपी नेता लोकेंद्र सिंह अहिरवार को बदमाशों ने जमकर पीटा, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। बदमाश लोकेंद्र सिंह अहिरवार की और सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के हुए थे जिसमें उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी की थी और उसके बाद बदमाशों ने उन्हें जमकर पीटा और चंद्रशेखर जिंदाबाद के नारे लगवाए। तो वहीं बदमाशों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, वीडियो वायरल हो गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर उन्नाव रोड पर सामने आई है जहां पर एक नाबालिग युवक सरेआम बाइक पर कट्टा लहराता हुआ दिखा, जिसका वीडियो सामने आने से कानून व्यवस्था पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है, जबकि बीएसपी नेता की पिटाई के मामले में पुलिस अभी भी खाली हाथ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बदमाश बेखौफ होकर सरेआम, एक तरफ तो कट्टा लहराया जाता है, दूसरी तरफ एक बीएसपी के नेता की जमकर पिटाई कर दी जाती है और बिना किसी डर के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया जाता है। वो तस्वीरें आपके सामने। वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक फास्ट फूड की दुकान पर पैसों के लेन देन को लेकर जमकर बवाल हो गया और यहां पर दुकानदार युवक से दुकान पर आई लड़की की पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो जाती है। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है क्योंकि ये जो कहासुनी होती है, जो पहले विवाद यहां पर शुरू हुआ वो विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया और उसके बाद दुकान के बाहर ही दुकानदार युवक और युवती के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। दरअसल आपको पूरा मामला हम बता देते हैं। लड़की के हमलावर होने के बाद दुकानदार युवक यहां भागने लगा, लेकिन लड़की ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद युवक के कुछ और साथियों ने भी लड़की पर हमला कर दिया। ये लोग लड़की के साथ गाली गलौज करते, मारपीट करते हुए नजर आए। आसपास कई लोग भी मौजूद थे लेकिन सभी तमाशबीन खड़े नजर आ रहे थे। पूरा मामला मिल इलाके का रतापुर चौराहे का है जहां पर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह मारपीट की घटना होती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। लगातार यहां बीच सड़क पर मारपीट होती रही, एक दूसरे पर हमला किया जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अब इसका वीडियो भी देखिए सामने आ गया है कहां जहां पर युवक और युवती भिड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर लात घूंसों से अटैक किया जा रहा है। एक मामूली सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, कहासुनी हुई और ये पूरा विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां के बांकुड़ा जिले में बीजेपी नेता के घर और दुकान पर हमले का एक नया मामला सामने आया है जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। ये जो मामला है, जो हमला है वो औंधा नंदपुर इलाके में बीजेपी नेता तापस बारिक के घर पर हुआ, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बीजेपी नेता के घर पर हमले के बाद कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा भी है। बीजेपी नेता के घर और दुकान पर हुए हमले को टीएमसी कार्यकर्ताओं की करतूत बताया गया और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि पहले भी बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तकरार की खबरें सामने आती रही है और एक बार फिर से बीजेपी नेता के घर पर यह हमला हुआ है जिसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां के नांदियाल जिले से दिल दहला देने वाला एक वीडियो आया है सामने, जहां पर एक बस और एक कंटेनर की जोरदार टक्कर हो गई और इसके बाद बस में भीषण आग लग जाती है। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब उस बस में लगी आग बेकाबू हो गई और उस बस में 36 यात्री सवार थे बताया जा रहा है। इसमें बस और कंटेनर के ड्राइवर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी मिल रही है। कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, 4 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बताया गया कि बस का टायर फटने के बाद बस अनियंत्रित हो गई और वो डिवाइडर को तोड़ते हुए कंटेनर से टकरा गई और इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें हादसे के बाद बस से आग का बवंडर उठता दिखा। देखकर ऐसा लगा मानो
यहाँ पर कोई ताकतवर बम फटा हो। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक उठती हुई नजर आई। काले धुएं के गुबार ने तो पूरे इलाके को घेर लिया था, ढक लिया था। इस हादसे में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इस घटना के बाद फौरन घायलों को बस से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देखिए, राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। मंगोलपुरी इलाके में हुई इस वारदात में एक व्यक्ति पर कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और इस हमले में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल वारदात का ये वीडियो आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ हमलावर युवक चाकू से एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए नजर आते हैं। इस वारदात की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, दहशत का माहौल बन गया, जहां पर कई लोगों के सामने ही हमलावर बदमाशों ने व्यक्ति को चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमला करने वाले युवकों की तलाश में भी जुटी हुई है। इस दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मृतक आकाश अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बदमाश उसे घर के दरवाजे पर पकड़ लेते हैं और उस पर एक के बाद एक चाकू से हमला करने लगते हैं। जब बदमाश आकाश पर चाकू से हमला कर रहे थे, तब आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आकाश को बचाने की कोशिश नहीं की। जब बदमाश फरार हुए तो एक बुजुर्ग जरूर डंडा लेकर आया, लेकिन बाकी लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। जतिन और अक्कू भाई पे जैसे ही वो पार्क में एंट्री करी, उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू चलाने चालू कर दिए। ये 5-6 जने थे और सबके हाथ में 2-2 चाकू थे और इन सबको भेजने वाला एक आजाद नाम का बंदा है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद भी लोगों ने आकाश को नहीं उठाया। पुलिस ने आकर आकाश को खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जिस जगह आकाश की हत्या हुई, वहां से उसका घर केवल 300 मीटर की दूरी पर था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कई नाबालिग गिरोह हैं जो इलाके में वर्चस्व और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। वहीं पुलिस आपसी रंजिश के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूत्रों के अनुसार ये बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश परमानंद यादव के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक घटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान पुलिस को संदिग्ध गतिविधि वाली एक बाइक नजर आती है। पुलिस ने बाइक को रुकने के लिए कहा, लेकिन बाइक पर सवार बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद इस गोलीबारी में बदमाश परमानंद यादव मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचा दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी परमानंद यादव पर झारखंड और बिहार समेत 36 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के रोकने के बावजूद वो निकलने लगा। इसी बीच में उसका पीछा किया गया तो वो बाइक से गिर गया। गिरने के उपरांत वो हथियार निकाल कर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें उसे एक गोली पैर में लगी। इसके विरुद्ध 17-18 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ पर सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी है। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है और सूत्रों के मुताबिक देश के बड़े मंदिर और बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद देश में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है और दिल्ली समेत बड़े शहरों में सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर है। सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन लगातार वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरास के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कर्तव्य पथ पर और भी ज्यादा सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और 26 जनवरी की तैयारियां यहां पर लगातार चल रही हैं। मेरे कैमरामैन आदित्य आपको तस्वीरें दिखाएंगे
कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो इनपुट है वो एजेंसियों की तरफ से मिला है, जिसमें 26 जनवरी पर एक बड़े आतंकी हमले का जो अलर्ट है वो दिया गया है, जिसमें देश के बड़े मंदिर और जो बड़े शहर हैं वो आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतंकी 26 जनवरी से पहले एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और एक कोड नेम भी जो है आतंकियों की तरफ से दिया गया है, जिसको 2626 नाम दिया गया है। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर भी हो सकता है। इसके अलावा जम्मू का जो रघुनाथ मंदिर है वो भी उनके निशाने पर हो सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 3000 से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो इस पूरे कर्तव्य पथ पर लगाए हैं। इस इनपुट के बाद जो इनपुट एजेंसीज़ की तरफ से मिला है उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पहले से ज़्यादा अलर्ट पर हैं। सुरक्षा के जो पुख्ता इंतज़ाम हैं वो कर्तव्य पथ पर किए गए हैं। इसके अलावा देश के और जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं और जो स्पेसिफिक इनपुट मिला है यानी अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर जम्मू का रघुनाथ मंदिर हो, वहाँ पर भी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।